आइए हम लोगों ने पब्लिक इशू मैनेजमेंट स्टार्ट किया था। आइए फटाफट देखिए पब्लिक इशू मैनेजमेंट में क्या क्या हमने पढ़ लिया। सबसे पहले हमने बात की थी कि पब्लिक इशू से रिलेटेड, चाहे वो राइट इशू की बात हो, चाहे वो बोनस इशू की बात हो, चाहे वो फर्स्ट टाइम इशू हो, चाहे वो सब्सिक्वेंट इशू हो, चाहे वो इंप्लॉय को देने की बात हो या स्वेट इक्विटी हो, चाहे फास्ट ट्रैक इशू हो, चाहे और किसी भी तरह की बात हो, हर चीज को लेकर के जो भी एस्पेक्ट दिए हुए हैं उनके रूल रेगुलेशन कहाँ पे हैं आपके सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन में दिए हुए हैं। हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो देखा था कि किस तरह से आपका ऑथराइज कैपिटल आपको इजाजत देगा, जिस लेवल तक उसने लेवल तक की चीजों को आप क्या कर सकते हैं, पब्लिक इशू में ला सकते हैं। अगर ऑथराइज कैपिटल उतना नहीं है तो आप उससे ज्यादा का पब्लिक इशू नहीं ला सकते। पहले आपको अपने ऑथराइज कैपिटल को जो है वो चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोगों ने पब्लिक ऑफर के बारे में बात किया था कि पब्लिक ऑफर बेसिकली होता क्या है, किस तरह के ऑफर को हम पब्लिक ऑफर कहते हैं, ये हमने देखा था। और हमने ये भी देखा था कि अगर हम पब्लिक ऑफर देते हैं तो कोई ना कोई, देखिए ऑफर वर्ड कहते हैं, कोई ना कोई हम ऑफर डॉक्यूमेंट जरूर देते हैं लोगों को। ये ऑफर डॉक्यूमेंट्स जो है वो दो एस्पेक्ट पे डिपेंड करता है। पहला, हम किस तरह का जो है वो ऑफर ला रहे हैं, दूसरा उस ऑफर डॉक्यूमेंट का कंटेंट क्या होगा। तो अलग अलग तरह के इशू में अलग अलग तरह के ऑफर डॉक्यूमेंट जाते तो ऑफर डॉक्यूमेंट है, उनके नाम अलग अलग होते हैं। तो जैसे prospectus, average prospectus, red herring prospectus, information memorandum, statement in lieu of prospectus, deemed prospectus, self prospectus और letter of offer, इन सब के अलग अलग जगह पे किस समय जाएगा ये हमने देखा था, और उसका कंटेंट क्या होगा ये हमने देखा। इसके बाद हमने बात की थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के। रेगुलेशन 6(1) कहता है कि अगर आप जो है वो एक प्राइमरी, यानी कि अगर आप जो है वो फर्स्ट टाइम इशू ला रहे हैं तो ये चार कंडीशन फुलफिल कीजिए, चारों के चारों। अगर आप सेकेंड या थर्ड टाइम ला रहे हैं तो ये फोर्थ वाला कीजिए। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आपके पास 6(2) में दो तरीके हैं, यानी कि दो एस्पेक्ट है जो आपको दोनों के दोनों आपको करने होंगे। ये सबके लिए है, चाहे वो आप लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, यानी पहली बार इशू ला रहे हैं या सब्सिक्वेंट इशू ला रहे हैं। फिर हमने कंप्लीट प्रोसेस देखा था कि पब्लिक इशू का कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है। इस प्रोसेस के बाद हमने राइट इशू पढ़ा था। राइट इशू के बाद हम आए थे अपने प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन पर। हमने देखा था कि प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन में किन किन चीजों को शामिल किया जाएगा, किन किन चीजों को शामिल नहीं किया जाएगा। प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन में लॉकिंग पीरियड क्या होगा और लॉकिंग पीरियड का एक्सेप्शन क्या होगा। इन चीजों के बाद हम लोगों ने बुक बिल्डिंग को बहुत डिटेल में पढ़ा था। हमने लॉट साइज पढ़ा था, लॉट निकालना भी सीखा था। फिर हम लोग मूव करके आए थे कि अगर हमारा इशू हो रहा है तो हम किस तरह से किन किन लोगों के बीच में इशू जो है हम देंगे। और तब हमने फिर सब्सक्रिप्शन को बढ़ाने के लिए एक एस्पेक्ट पढ़ा, ग्रीन शू ऑप्शन, जो कि है पोस्ट इशू प्राइस स्टेबलाइजेशन। और भी जो है सब्सक्रिप्शन को बढ़ाने के लिए अगला जो हमने चीज पढ़ा था वो क्या था, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, यानी कि ASBA, जिसमें हम लोगों के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कट नहीं करते। जिन्हें शेयर मिल गया बड़ी अच्छी बात है, जिन्हें नहीं मिला उनका वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो उनके बैंक में रखे पैसे का मिल रहा था वो एज इट इज जो क्या रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। फिर हम लोग धीरे धीरे और अगले एस्पेक्ट गए और हम लोगों ने एंकर इन्वेस्टर के बारे में देखा था। एंकर इन्वेस्टर हमारी QIB का ही वो सेगमेंट है जो अगर SME एक्सचेंज में इशू आ रहा है तो 2 करोड़ से क्या कर रहा है, एटलीस्ट 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 2 करोड़ या ज्यादा का। और अगर ये मेन बोर्ड पे है तो 10 करोड़ या उससे ज्यादा का। एंकर इन्वेस्टर का अपॉइंटमेंट नॉट कंपलसरी, लेकिन अगर एंकर इन्वेस्टर अपॉइंट किया गया है तो उस केस में ये सारे के सारे जो है वो आपको कंप्लायंस करने पड़ेंगे। अगर मेन बोर्ड पे इशू कर रहे हैं ये सारे के सारे, अगर आप किस एक्सचेंज में हैं, SME एक्सचेंज में। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि अगर हम चाहते हैं कि जल्दी से कंपनी के पास पैसा है ताकि कंपनी क्या करे, ताकि उस कंपनी जो है उस पैसे का इस्तेमाल करके अपना प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करे। अगर ऐसा कंपनी करना चाहती है तो कंपनी को पहले क्या करना पड़ेगा, कंपनी को सारे के सारे ये एस्पेक्ट, यानी कि कंपनी को जितने भी पब्लिक इशू के एस्पेक्ट हैं ट्रेडिंग तक के, वो सही तरीके से और फटाफट पूरा करना पड़ेगा, तभी इसको अकाउंट वाले पैसे को हाथ लगा सकते हैं। अगर वो जल्दी में चाहते हैं ऐसा करना तो हमने डेट टाइम देखा था कि किस किस जगह एग्जाम्पशन की रिक्वायरमेंट होगी, तब वो जो है वो जल्दी कर पाएंगे। लेकिन ये जल्दी तभी कर पाएंगे जब रेगुलेशन 6(1), रेगुलेशन 6(2) के जो कंप्लायंसेस है वो तो आपको करना ही करना है। इन एडिशन टू दैट आपको क्या करना पड़ेगा, इन एडिशन टू दैट आपको जो है एक और भी चीज करना पड़ेगा, और वो क्या होगा, वो बेसिकली होगा कि ये जो सारे के सारे एस्पेक्ट हैं इन्हें आपको अलग से कंप्लाई करना पड़ेगा, जो ये बताता है कि आप चूंकि इतने होनहार हैं इसीलिए हम आपको क्या कर रहे हैं, इसीलिए हम आपको जो है वो फास्ट ट्रैक इशू करने दे रहे हैं।
तो चलिए अब यहां तक का सफर हमने तय कर लिया था, अब यहां से हमें आगे बढ़ना है। जल्दी बताइए, यहां तक में कहीं कोई गिला शिकवा दुख दर्द? जल्दी नो सर। बढ़े आगे। यस सर। चलिए थैंक यू। अब ये लिखने का काम भी कर लिया था पिछला वाला या बचा हुआ था? कर लिया सर। ठीक है चलिए, तो अब जरा बात करते हैं हम लोग प्रेफरेंशियल इशू के। ध्यान से सुनिएगा, हमने पढ़ा था कि अगर हमें जाकर के पब्लिक के बीच में जाकर के फंड रेज करना है तो हम पब्लिक इशू लाते हैं, करेक्ट है? यस सर। यस अगर सर। हमें और भी जो है वो पैसे चाहिए तो हम क्या करेंगे? पहला मौका किनको देंगे? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। यही तो हमारा कहलाता है, यही तो है राइट इशू। ध्यान है आपको? सर यस अब सर। प्रेफरेंशियल इशू क्या कहता है कि हम जो है, कंपनी जो है वो कुछ खास तरह के लोगों और ग्रुप के बीच में क्या कर रहा है? शेयर इशू कर रहा है। अब मुझे बताइए, एक तरफ तो आपका राइट इशू कहता है कि व्हेन द सब्सिक्वेंट इशू विल बी मेड द फर्स्ट राइट शैल बी गिवन टू होम? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। और दूसरी तरफ आपने अभी अभी क्या कहा कि आप खास तरह के लोगों के बीच में इशू करेंगे। तो मुझे बताइए, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बात है या नहीं? यस सर। यस सर। एक तरह से राइट इशू का एक्सेप्शन आप नहीं बोल रहे हैं? यस सर। अगर देखें तो आप तो राइट इशू का एक्सेप्शन बोल रहे हैं। का बिल्कुल राइट इशू का एक्सेप्शन जो है वो है प्रेफरेंशियल इशू। और क्यों? क्योंकि राइट इशू कहता है कि पहला राइट इन्हीं को मिलेगा, एग्जिस्टिंग को। और हम कह रहे हैं कि जब हम शेयर्स खास तरह के लोगों के बीच में दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमारा क्या होगा? राइट इशू। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होगा। हो सकता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन सारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जब राइट देते हैं तब वो कहलाता है राइट इशू। सही कह रहा हूं? यस यस सर। अब अगर आप ऐसा करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि आपने देखा पब्लिक इशू में कितना टाइम लग जाता है। देखा आपने? यस देखा ना भाई, जल्दी जल्दी भी करते हैं तो कितना समय लग गया आपने देखा था। 6 मंथ्स का टाइम तो लग ही जा रहा है, लगा था। यस सर। और हर बार फास्ट ट्रैक इशू आप ला सके, इतने कंप्लायंस आप कर पाएंगे हमेशा? है पॉसिबल? नो सर। नो। और प्लस आप लोगों के बीच में नहीं जाना चाहते क्योंकि आपको पता है पब्लिक से शायद इतना पैसा और इतने जल्दी नहीं मिलेगा। तो आप क्या कर रहे हैं? आप पहले से ही बात कर रहे हैं, प्रमोटर को आप दे रहे हैं, क्यूआईबी को दे रहे हैं। मुझे बताइए, क्यूआईबी के साथ पहले बातचीत हो सकती है या नहीं? यस सर। आराम से पहले से बात हो सकती है कि मैं आपको जो है वो इतना दूंगा। वो कह रहे ठीक है। एक क्यूआईबी मान लीजिए एसबीआई ने कहा कि मैं आपको 200 करोड़ दूंगा, इधर पीएनबी ने कहा मैं आपको 100 करोड़ दूंगा। ऐसे ही करके जो है वो एक दो म्यूचुअल फंड ने कहा मैं पास होते होते 1000 करोड़ का इसका हो गया ना। यस सर। अब मुझे बताइए, क्यूआईबी को इतना देना, एनआईआई को इतना देना, आरआई को इतना देना, बड़े सारे झंझट होते हैं या नहीं होते हैं? यस सर। पता चला वो सब्सक्रिप्शन भी पूरा नहीं हुआ, बहुत तरह की चीज जा सकती है। तो यहाँ पे जरूर इनको मौका दिया गया, लेकिन कहा गया कि अगर आप क्या कर रहे हैं, खास तरह के लोगों के बीच में दे रहे, तभी तो ये कहलाएगा प्रेफरेंशियल इशू। वो खास तरह के लोग कौन है? प्रमोटर, क्यूआईबी, एनआईआई। आप कहिएगा सर आरआई क्यों नहीं है? पूछिए। सर वो बहुत छोटा है इसलिए बड़े बड़े उसको ही दे रहे हैं। हाँ, आरआई अगर बोल ही दिए तो मुझे बताइए तब पब्लिक इशू नहीं हो गया ये? यस सर। सोच के देखिए, सबको जब न्योता दे ही दिया। तो इसमें भी कह रहे सारे एनआईआई को नहीं, सारे क्यूआईबी को नहीं, इसी में से जिनको मन होगा। हो सकता है कि सारा का सारा जो सिर्फ एसबीआई बैंक को दे दे, पॉसिबल? यस सर। सारा का सारा हो सकता है सिर्फ मुकेश अंबानी को दे दे, अनिल अंबानी को दे दे, पॉसिबल? यस सर। वो इंडिविजुअल है, वो एनआईआई कहलाएंगे या क्यूआईबी? है सर। तो अब देखिए, कुछ एनआईआई अगर मैं सही में बताऊं तो आपके क्यूआईबी पे भी भारी पड़ सकता है या नहीं? यस सर। यस सर। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी जैसे अगर एनआईआई हो तो ये भारी पड़ेंगे बहुत सारे कंपनी और क्यूआईबी पे या नहीं? यस सर। पता तो है ना उनका नेटवर्क वगैरह। यस सर, लाख करोड़ गए। आपके जो है वो बहुत सारे बैंक को मिला दिया जाए तो भी उन पे वो क्या पड़ेंगे? भारी पड़ेंगे, जबरदस्त भारी पड़ेंगे। तो अब बात ये आती है कि एक बार तो आपने कहा कि हम जो है ये राइट किसको देंगे? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। और इधर एग्जिस्टिंग को नहीं देकर के खास तरह के लोगों के बीच में दे रहे हैं। यस। तो इना चोलबे चलेगा ये? कहा ये तभी चलेगा जब, रुकिए जरा, यहां से मैं आपको थोड़ा सा जो है वो दूसरे डायरेक्शन में ले चलता हूं। तब से एक कहानी सुनाता हूं आपको, सच्ची कहानी है, मेरी कहानी है बचपन की, सुनेंगे? यस सर। एक ही दो लोग कह रहे, सबको नहीं सुनना है?
यस सर। सर। चलिए, ये बात है तब की जब मैं छोटा था। मैं सबसे बड़ा अपने घर में, मम्मी पापा से नहीं, भाई बहन में। मेरे से छोटा मेरा एक भाई, सबसे छोटी बहन। तो हम 3 भाई बहन। तो भाई और मेरे में जो है वो ऐसा जो है वो टसल रहता था, प्यार बहुत ज्यादा। टसल का मतलब ये हुआ कि अगर पापा ने ये शर्ट मुझे दिया तो एक ही तरह के, एक ही कंपनी के, बस साइज का अंतर होगा, शर्ट आना है। एक ही दिन शर्ट, एक ही दिन पैंट, बिल्कुल ऐसे हम लोग पहन के खेलने निकलते थे, लगता था बैंड पार्टी जैसा। समझते हैं बैंड पार्टी का मतलब क्या हुआ? यस सर। Yes, sir. सबने कैसा पहना हुआ है? एक जैसा। सेम। नहीं बोलते उसी को बैंड पार्टी में, सब एक जैसा, ऊपर और नीचे सबका एक जैसा रहेगा। यस सर। तो वैसे ही हमारे होते थे। कभी कभी अगर भाई गलती से भूल भी गया, दूसरा टी शर्ट पहना है, रास्ते में याद आया तो फिर वापस भाग के आता था, वही टी शर्ट बदल के तब आता था। अब दोनों को शूज वगैरह सब एक दिन मिलते थे। पापा मेरे शूज जो देते थे वो ऐसा शूज देते थे कि मल्टीपर्पज काम करे, मतलब खेल भी सके और वो स्कूल में भी काम है। समझ रहे हैं आप? स्कूल का ये स्पोर्ट्स शूज। और Yes. उस समय बाटा के शूज हमें मिलते थे। आप लोगों ने कोई बाटे का कपड़ा वाला शू पहना है, व्हाइट वाला? Yes. यस सर। बाटा का चाहे लेदर का शूज हो या कपड़े वाला, मैं आजकल के हाईफाई वाला बात कर नहीं कर रहा हूँ, एकदम उनका स्कूल का जो यस सर, व्हाइट कलर का आता था। हाँ, वो यूनिक तरह का था। बाय गॉड, सही बताइए, क्या वो पहनने का मन करता था? नो सर। जिसे चौक से साफ करता है। आ जाती थी। बिल्कुल जी, तो चाहता था कि एकदम वो वाला रे, स्टाइल वाला, जो स्टाइल वाले विराट कोहली ये सब पहनते हैं, जो भी रहे, यस। यस लेकिन सर। पहनना वही पड़ता था, तो खरीद दिया गया। मैं फिर भी जो है वो थोड़ा कहिए तो मजबूरी, परिस्थिति, चीजों को समझता था कि चलो भाई शूज है, संभाल संभाल करके पहनेंगे। मेरा भाई को ज्यादा दिन तक एक ही तरह का चीज नहीं पसंद, लेकिन करे क्या, जब तक फटेगा नहीं तब तक अगला मिलेगा नहीं। तो अगर आप कहेंगे सर ब्लेड से फाड़ लेता, बहुत आसान है, कपड़े का शूज है, ब्लेड से फट जाएगा। अगर ब्लेड से काट लिया तो फिर पापा क्या करते हैं? पापा वही ब्लेड हमारे गर्दन पे चलाते या नहीं चलाते? यस सर। तो ब्लेड से काट नहीं सकता था, तो करता क्या था? जब वो खेलने जाता था तो अगर उसकी बैटिंग खत्म हो गई, आउट हो गया, तो बैटिंग खत्म, तो बैठेगा ना, या तो बैठेगा या अंपायरिंग करेगा, यही होता था ना बचपन में। यस Yes. सर। तो बैठा, तो बैठ करके क्या करता था, ईंट का एक टुकड़ा लिया, शूज को ऐसे मोड़ा ऊपर करके, ऐसे ऐसे करके रगड़ रहा है। अब देखिए, वो रगड़ करके फटने वाला तो अलग होता है, पतला होकर के फटता है। या अगर बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहा है, ऐसे ऐसे जो है वो पैर को नीचे कुछ ईंट रख दिया, जब तक बॉल आ रहा है तब तक ऐसे ऐसे करा, फिर बॉल आया तो फिर भाग करके, अब उसका ऐसे में फट जाता था। अब देखिए पापा क्या करते थे, अगर उसका फट गया और उसे नया शूज मिलेगा तो बताइए मैं भी डिमांड करूंगा या नहीं? यस Yes. सर। क्योंकि वो भी डिमांड करता था कि एक दिन खरीदा गया था तो अगला भी एक ही दिन होगा। अब पापा को झूठ मूठ के डबल पैसे लगेंगे, मेरा वाला तो ठीक है। तो देखिए करते क्या थे पापा, सैटरडे को मैं शूज साफ कर लेता था, तो एकदम फर्स्ट क्लास शूज जो है वो रखा हुआ है सूखने के लिए। पापा है, कह रहे अरे वाह, तुम्हारा शूज तो बिल्कुल नया जैसा है, बहुत अच्छे से तुम रखते हो। अब पापा ने तारीफ की तो हाँ, मैं हर सैटरडे को साफ कर लेता हूँ और सैटरडे संडे ये सूख जाता है, फिर मंडे पहनता हूँ। बोले वेरी गुड, कुछ ऐसा ही अक्ल अपने भाई को क्यों नहीं देते? नालायक हो गया है भाई, नालायक, कॉलर चौड़ा, तो अपना ही भाई, लेकिन पापा ने क्या बोला? नालायक। तो खुशी हुई? हाँ जी, क्योंकि मैं लायक और भाई क्या निकला? वाला। नालायक। अब बोलते थे फिर कि देखते हो शूज का क्या हाल किया हुआ है। बगल वाले मिश्रा जी, शर्मा जी कह रहे थे कि भाई ऑफिसर का बेटा और कैसा शूज पहनता है, कुछ समझाते क्यों नहीं? बिल्कुल अक्ल नहीं है उसको। अरे, भाई को अक्ल नहीं है, कॉलर चौड़ा, यस सर। मजे आ गए। अपनी तारीफें हो रही है, साथ में देखिए एक साथ जो है वो डबल धमाका, एक तो तारीफ और दूसरे भाई की क्या हो रही है? बेइज्जती। बेइज्जती। फिर ऐसे कर करके उसे समझाया करो, समझाता हूँ, समझता नहीं है, समझता नहीं है, कान के नीचे 2 दिया करो। भाई ला, भाई को कान के नीचे कितने देने हैं? 2। ओ। और वो भी हाई कमांड से परमिशन है। कॉलर जबरदस्त चौड़ा हो रहा है, यस सर। नाक कटवा के रख दिया है नालायक ने। जहां देखो सब कहता है कि ऑफिसर का बेटा, बड़ा बच्चा कितना शरीफ जैसा, कितने अच्छे से वेल ड्रेस होकर रहता है, और छोटा वाला फटा हुआ शूज पहन के घूमता है।
दिल गार्डन गार्डन हो। अब अंत में पापा ने एक डब्बा दिया और बोला जाओ उसको दे देना, और कान के नीचे तो बजा के आना और समझाना उसको कि अगर अगली बार फटा तो फटा वाला पहन के घूमेगा, अगली बार नहीं मिलना है। अब देखिए मेरे ही हाथों में डब्बा दिया गया, यस सर। और क्या बोला गया, किसको देने? बड़े भाई को सर। छोटे भाई को, मैं बड़ा भाई, छोटा भाई को। भाई को देने, और साथ में बोला गया कि समझा देना, फटेगा तो नहीं मिलेगा, डांटना। चल गया मैं लेके, यस सर। भाई को दिया और बोला अगली बार फटेगा तो फटा ही पहनना पड़ेगा, नहीं मिलेगा आपसे नया। वो भी लिया, बोलता है ये जाना, पापा ने 4 तारीफें कर दी, मिला तो मुझे ही ना नया शूज। यस सर। आई ला, अब अकल आया। यस सर, बेनिफिशियरी तो यही अब रहा। तभी तक तो लगातार दिल गार्डन गार्डन हो रहा था, अब समझ में आया मेरे ही हाथों से तो फीता कटवा दिया गया। बताइए, मुझे कोई अपोज नहीं करता ना, यस सर। तो किया मैं अपोज, नो सर। जिस भी कारण से हो। क्या मुझे डराया धमकाया गया? नो सर। तब तो ऑफेंस होता। मुझे मेरे ही हाथों से भाई को दिलवा दिया गया। ऐसा ही हम लोग यहां करेंगे। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, उनका पहला राइट बनता है ना, यस सर। उन्हीं को समझाएंगे कि अभी तक आप लोगों ने कंपनी में 1000 करोड़ लगाए हुए हैं, आपको अभी जो है वो तकरीबन 10 रुपए के शेयर्स पे हर साल आपको जो है हम जो है वो 30% का डिविडेंड दे पा रहे हैं। अगर कंपनी में फटाक से 500 करोड़ और आ जाए तो सारे पैसे से इतना ज्यादा प्रॉफिट होने लगेगा कि आपका भी ये डिविडेंड बढ़ करके 50% हो जाएगा। अब मुझे बताइए, क्या पैसे देने हैं आपको? नो सर। और शेयर लेना है आपको? नो सर। लेकिन डिविडेंड बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? यस सर। अब बताइए, कीजिएगा अपोज? नो सर। नो सर। जब मैं नहीं कर पाया तो ये लोग क्या करेंगे अपोज? जहां 2 लोग हैं, यहां तो लाखों करोड़ों लोग हैं। क्लियर है? यस सर। तो देखिए करते क्या है। SR हैज बीन पास्ड बाय व्हाट? शेयर होल्डर। यही तो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, इन्हीं के बीच जाता ना राइट इशू में। यस सर। यस सर। इन्हीं से पास करा दिया ऐसा, यस सर। अपनी मर्जी से अब ये दे रहे हैं। यस सर। मालिक यही है, यही अपनी मर्जी से दे रहे हैं, तो अब कौन जो है वो गिला शिकवा करे? कोई है गिला शिकवा के लिए? नो सर। मैंने अपने ही हाथों से शूज लेकर के भाई को दिया, अपोज मैं करूंगा? नो सर। मैं ही तो जाकर के दिया था। ऑल द इक्विटी शेयर हेल्ड बाय प्रपोज्ड अलॉटी शैल बी इन व्हाट फॉर्म? डीमेरिटलाइज। उनके पास पहले से भी अगर कोई शेयर थे तो सारे शेयर किस फॉर्म में होने चाहिए? डीमेरिटलाइज। चाहे वो प्रमोटर हो, चाहे QIB हो, चाहे कौन हो, NII, कोई भी हो, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए। इशूअर शैल कंप्लाई विथ लिस्टिंग परमिशन, यानी ये जो नए शेयर हैं जो आप दे रहे हैं प्रमोटर या QIB को, इनको जो है वो लिस्टिंग परमिशन कंप्लाई करना है, यानी कि इसको लिस्ट कीजिएगा या नहीं कीजिएगा? यस सर। यस सर। इसको लिस्ट करना कंपलसरी है या ऑप्शनल है? कंपल्सरी है। कंपल्सरी। कंपल्सरी है कंपलसरी। यस सर। ठीक है, तो अब ये आपको जो है वो लिस्ट भी करना है। पैन और प्रपोज्ड अलॉटी शैल बी ऑब्टेन, ये तो नॉर्मल सी बात है। बिना पैन के कहीं भी कोई भी तरह का शेयर्स वगैरह कुछ मिलता ही नहीं, तो इनको इतने शेयर्स मिलेंगे कभी? नो सर। तो पैन भी होना चाहिए। प्रेफरेंशियल इशू शैल नॉट बी मेड to any person who sold that kind of shares during 6 months preceding the relevant date. अब ये क्या बात हुआ, ये जरा ध्यान से सुनिए। आपको SR पास करना था, यस सर। SR पास किया। SR पास करने से 30 दिन पहले के डेट को क्या माना गया है यहाँ पे? रेलेवेंट डेट। रेलिवेंट डेट। तो अब ये हुआ SR पास और ये 30 डेज, तो ये हो गया रेलिवेंट डेट। अब इससे 6 मंथ बैक होते हैं। अगर मान लीजिए हम अभी की बात करें, मान लेते हैं कि हमारा जो है वो 4 नवंबर को SR पास किया, 30 दिन बैक करेंगे तो हम 4 अक्टूबर पे पहुंच गए। मोटा मोटी मैं कह रहा हूं 31 और 30 के Yes. महीने में मत अटक जाइएगा। यस। तो 4 अक्टूबर में पहुंच गए। यस सर। यस सर। इससे पहले आए जरा 6 मंथ, तो अक्टूबर से पहले आए तो क्या हो गया? सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, तो 4 अप्रैल हो गया।
यस सर। यस सर। चेक कर लीजिए, आपको भी आता है जोड़ना, आप भी देख लीजिए। अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, हो गया 6 महीने। यस सर। 4 अप्रैल से लेकर के 4 अक्टूबर के बीच में कोई भी पर्सन जो प्रमोटर है, चाहे क्या है, एनआईआई है या क्यूआईबी है, जिनको भी आप कौन सा शेयर देने जा रहे हैं, प्रेफरेंशियल। प्रेफरेंशियल शेयर्स, उन लोगों ने इन महीनों में क्या कोई शेयर बेचा है? नो सर। खरीदा है तो अलॉट है? यस सर। यस। खरीदने Yes, की sir. कोई चीज नहीं, खरीदा है तो चाहिए, लेकिन अगर इस बीच में बेचा है तो उनको प्रेफरेंशियल इशू नहीं देंगे, क्योंकि हम उनको ट्रेडिंग पर्पस से नहीं दे रहे हैं, हम तो इसलिए दे रहे ताकि फटाक से इनसे क्या मिल जाए, पैसे मिल जाए। क्लियर है? यस सर। तो ये पॉइंट हमारा है, ये सारे कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। अलॉटमेंट कंप्लीट होना चाहिए कितने दिनों के भीतर? 15 days of passing मेरे बर्थडे से या आपके बर्थडे से? SR pass। पासिंग ऑफ एसआर। अब आप SR देखिए, एसआर पास होने के 15 दिन के भीतर हो जाना चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इतने ही जल्दी पब्लिक इशू में शेयर से पैसे आ जाते हैं? नो No, सर। sir. और यहाँ 15 दिन में पैसे आ गए, फास्ट ट्रैक इशू का कंप्लायंस करना पड़ा? नो सर। No, sir. नो। फटाफट काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? यस यस। सर। Yes, बताइए, sir. पब्लिक को आप कन्विंस कर पाएंगे या नहीं, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को? यस सर। यस सर। कर पाएंगे तो एसआर पास कर लीजिए, नहीं कर पाए तो नहीं होगा। नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, डोंट गेट इमोशनल, लॉ है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम कॉम्प्लिकेट करते हैं उसे। मैं नहीं करता, जब हम नहीं समझ रहे होते तो कॉम्प्लिकेट करते हैं। क्लियर है? यस सर। जल्दी बताइए, Sir. प्रेफरेंशियल इशू क्लियर? यस सर। प्रेफरेंशियल Yes, इशू के sir. कंडीशन क्लियर? यस यस सर। सर। अब जरा देखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट, पब्लिक इशू के दौरान आप क्या प्राइस रखेंगे? प्री प्राइसिंग का जमाना है या नहीं? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है। कभी मैंने आपको बोला कि प्राइसिंग को लेकर के कहीं कोई दिक्कत आएगी, आप फ्री प्राइसिंग कीजिए, लेकिन आप बस रीजन बताते हैं या नहीं ऑफर डॉक्यूमेंट में कि क्यों इतना प्राइस रखा है? यस सर। Yes, sir. जस्टिफिकेशन तो दीजिएगा। आप देखे थे ना कि जब हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट देखा था तो उन्होंने साफ लिखा था इतने रुपए का शेयर इतने में दूंगा, इतना टाइम ज्यादा लूंगा। देखते टाइम्स वगैरह सब लिख करके बता रहे हैं। यस सर। Yes, sir. इसका मतलब छाती ठोक करके वो कह रहे हैं कि हम क्या हैं, हम चीज नहीं Superior. चाइनीज है, हमारा बहुत अच्छा कंपनी, इसलिए हम क्या लेंगे आपसे, प्रीमियम चार्ज करेंगे। बता के कर रहे, ले रहे हैं ना, जो मर्जी वो प्राइस रख रहे हैं ना। यस सर। यस सर। अब जरा सोचिए यहाँ पे ध्यान से, एसआर को मैनेज करना कभी कभी पॉसिबल होता है, और मैंने आपको बताया था एसआर को कैसे लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं, बताया था। एसआर वगैरह जब हो रहा होता है, जब शेयर होल्डर्स मीटिंग होता है तो उसमें लोग पहुंचते हैं, जो साथ में आ रहे होते हैं ना 4-5 लोग, बताया होगा मैंने, आप लोग को याद नहीं होगा, या नहीं तो मैं दोबारा बोल रहा हूं। अब अगर 4 दोस्त आप लोग गए हैं, मान लीजिए कि विक्रम है, वरदान है, सूरज है, नितिन है, ये सब लोग जो है, निशांत को भी ले लीजिए, ये पांचों एक साथ बागर बिल्ले चले, पांचों एकदम जबरदस्त जीने मरने साथ वाले दोस्त हो गए। अब अगर ये 5 एक साथ हैं, जब भी कोई चीज होता है तो जानते, जब आप साथ में रहते हैं तो दुनिया के लिए आप पागल और आपके लिए दुनिया पागल, किसी का भी मजाक बना देते आराम से, एक साथ है, कुछ भी कर अच्छे से भी है, क्या है, आप इतना हंसेंगे कि सामने वाला को ऐसे इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है या नहीं? Yes, sir. तो लेकिन यही अगर आप अलग अलग रहते हैं, शादी वगैरह फंक्शन में जब आप जाते हैं, आप 5 लोग हैं, मस्त खरीबन, अपना जो है वो यहाँ से जींस फटा, यहाँ से ये फटा, यहाँ से ये फटा, यहाँ पे एक टैटू है, यहाँ पे एक गड्ढा है, यहाँ पे आंख में भाला भोंका हुआ है, तो कान में कुछ गुदवाया हुआ है, लेकिन आप भी जो है वो बुराई कर रहे होते उस दिन भी, दूल्हा की तो दुल्हन की, मतलब आपको उनका ड्रेसिंग सेंस जो है वो अच्छा नहीं लगता। कि आपको कोई रोक सकता है? 5 लोग आपस में मस्ती कर रहे हैं, साथ में है, मजा आएगा या नहीं आपको? यस सर। Yes, sir. लेकिन यही अगर अकेले कभी जाना पड़ा, अकेले गए हुए किसी शादी में और कोई रिलेटिव भी साथ में नहीं है, क्योंकि इतने शादी का लगन वगैरह चल रहा था, एक रिलेटिव वहां एक वहां गए, सबको न्योता पूरना जरूरी था, सबको न्योता पूरा करना था, तो आप गए इन्विटेशन। अब अकेले हैं तो बस देख रहे होते हैं कब जो है वो खाना क्या होगा, स्टार्ट होगा, खाएंगे और जल्दी से जो गिफ्ट देना है देंगे और क्या करेंगे, निकलेंगे। तो जब आप अकेले रहते हैं तो उस समय भी ऐसा ही आप में शान रहता है और इतना ही ताकत रहता है ऑनेस्टली? नो सर। लेकिन अगर 5 अपने दोस्त हो गए दिल जिगर वाले, तो बताइए आप जो है वो
एटम बम का भी सामना कर लेंगे या नहीं? परमाणु बम भी फेल है कि नहीं आपके सामने? यस सर। यस सर। सही बोलिए तो पुतिन जो है वो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपको। तो ऐसे ही उनको पता है कि ये एक साथ 5 बागर बिल ले आ रहे, जैसे ही आप आएंगे, विक्रम आए, सर यू हैव टू कम दिस वे प्लीज, अच्छी सी मैम, और विक्रम को कैसे बोले, सर यू हैव टू कम दिस वे प्लीज, ऐसे हाथ के इशारे से ले जा रहे उस तरफ। विक्रम बोलेंगे छोड़ ना, कौन सा दोस्त इंडिया छोड़ के भागा जा रहा है, इतनी अच्छी सी मैम है, चलते हैं इनके साथ, ले चल जहां ले चलना है। अब वो लेकर के गई और एक कोने में बिठा दी एक सीट पे। तब तक इधर जो है वो विक्रम तो गए, अब इधर नितिन को, सर यू हैव टू कम दिस वे प्लीज, आइला नितिन को वहां सबको ऐसे कर करके जो है वो अलग अलग बैठ गए। जब सब बैठ गए, जब मैम वहां से चली गई, तो फिर याद आया अपने दोस्तों का, तो सब कोने कोने में हल्की सी लाइट जल रही थी, एक दूसरे को हाथ दिखा करके शांत से। अब मुझे बताइए, ये जब दूर दूर है तो इनके दिमाग में खुराफात आएगा? नो सर। नो सर। चांसेस। अगर ये साथ रहते तो पता क्या होता है, आप सब जब साथ रहते हैं कोई भी चीज है, भाई हमें ना बोलना है, ठीक है, those who are in favor say yes yes, those who are in against say no no। क्यों? बाकी लोग तो यस या नो इंसान की तरह कर रहे थे, इन लोगों ने जो है एकदम जल्लादों की तरह बोलना शुरू कर दिया। बताइए ऐसे करके बोलेंगे तो ये 500 और 1000 पे भारी पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? यस सर। यस सर। जहां पे रेज ऑफ वॉइस से यस नो होगा, वहां पे तो इनको ऐसे ही कर करके रख दिया, और इधर एक से एक जो है वो सारा रिजोल्यूशन पास हो रहा है, और इनका सारा ध्यान अपने गिफ्ट वगैरह पे और खाना वगैरह पे कि कहीं खत्म तो नहीं हो जाएगा तब तक, और इसी बीच में धनाधन रिजोल्यूशन पास। इन्हीं चीजों को देखते उन्होंने क्या किया, कंडीशन तो लगा ही दिया, साथ ही साथ कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग बहुत कम प्राइस में, देखिए प्रमोटर को भी देंगे, यस सर। देते हैं ना। यस सर। अब बताइए आपके कंपनी का शेयर, ध्यान से सुनिए, 500 रुपए का चल रहा है, पॉसिबल कि प्रमोटर को ये शेयर ये लोग 10-10 रुपए में चिपका दें? यस सर। यस। भाई प्रमोटर नहीं तो सारा खेल रचा है, तो बताइए ये कंपनी को कम पैसा आया या नहीं? यस सर। यस सर। क्या ये सही चीज है? नो सर। नो सर। मैनिपुलेशन हो गया, गड़बड़ी हो गया, क्या करें? अब बताइए इसको कैसे रोकिएगा? आपने तो प्राइसिंग नॉर्म्स कहीं रखा ही नहीं है। पब्लिक इशू में कोई प्राइसिंग नॉर्म्स होता है? नो सर। क्यों नहीं होता है? वो क्यों नहीं होता है, पहले इसका जवाब। सर क्योंकि बुक बिल्डिंग के थ्रू वगैरह ना, और सोचिए। रजिस्टर वैल्यू से करवाते हैं ना, कोई प्राइसिंग नॉर्म्स ही नहीं है, आपकी मर्जी जो प्राइस रखना है रखिए। अरे बॉस आप रखिए ना प्राइस, अगर ज्यादा प्राइस लगा पब्लिक को तो लात मार देगी, होगा 90% सब्सक्राइब, नो सर। इशू हो No, जाएगा sir. फेल। यस सर। चाचा चौधरी बनना काम आएगा? 2000 रुपए प्राइस रख दिया, शेयर का बिका, नो सर। नो सर। हो गया इशू सक्सेसफुल। बदनामी की बदनामी, और खर्चे होते हैं या नहीं पब्लिक इशू मैनेज करने में? यस सर। यस सर। पता चला शादी भी नहीं हुई, और सारे इंतजाम करने में जो है वो मेन समय में जो है वो दूल्हा या दुल्हन भाग गई, लेकिन उससे पहले आपने खर्चे कर दिए या नहीं कर दिए? यस सर। तो ऐसे ही यहाँ पे कह रहे कि अगर प्राइसिंग नॉर्म्स नहीं है तो सब कुछ तो जो है वो किसके हाथ में है? पब्लिक के हाथ में है। लेकिन मुझे यहाँ बताइए, यहाँ पब्लिक को दे रहे हैं या प्रमोटर को? प्रमोटर को। Promoter। लोगों को दे रहे हैं, मैनिपुलेट हो सकता है या नहीं? यस सर। यहाँ पे आपको लगता है कि नहीं प्राइसिंग नॉर्म होना चाहिए? अगर फ्री प्राइसिंग रखिएगा तो लीजिए ना, 2 रुपए में दे रहे हैं ये शेयर, अब बताइए नुकसान हुआ यस एग्जिस्टिंग सर। शेयर होल्डर को या नहीं? यस सर। अरे भाई कंपनी का महंगा चीज 500 का चीज 2 में जा रहा है, नुकसान नहीं है, और कंपनी का नुकसान का मतलब ये नुकसान शेयर होल्डर का है या नहीं है? यस सर। तो मुझे बताइए यहाँ प्राइसिंग नॉर्म्स होना चाहिए या नहीं? यस सर। अब प्राइसिंग नॉर्म्स अगर होगा, इसका मतलब क्या प्राइस रखा जाए, जरा ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा कि क्या प्राइस रखा जाए। आखिर कहा गया प्राइस रखा जाए का मतलब, कहा कि प्राइस वो रखा जाए जिससे कंपनी को लॉस ना हो, कंपनी के जो वैल्यू है इसका लॉस ना हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि एकाएक जो है वो कोरोना, या एकाएक देखिए पॉल्यूशन या बहुत सारा चीज आता है, तो वो अगर हिट करता है हमारी इकोनॉमी को, तो उससे शेयर के प्राइस कुछ दिनों के लिए कम हो जाता है या नहीं? यस सर। यस सर। पॉसिबल। यस सर। और कभी कभी क्या होता है कि इस समय प्राइस जो है वो कम है लेकिन पहले ज्यादा था। तो मुझे बताइए, अगर प्राइसिंग नॉर्म्स रखे तो क्या अभी के मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग रखें? ये तो कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है। कम। कम भी हो सकता है।
जब ज्यादा रहेगा तो कंपनी को फायदा है या नहीं, यस सर, Yes. लेकिन अगर कम रहा तो नुकसान फिर हो गया या नहीं, यस सर, Yes. कि अभी से जो है वो पहले तक शेयर का प्राइस 1000 चल रहा था, इधर जो है वो कुछ दिनों से प्राइस 700 के आसपास चल रहा है या नहीं, बहुत सारी कंपनी का 30% डाउन हो गया है। यस सर, Yes. कभी रूस ने हमला कर दिया तो कभी यूक्रेन ने जवाब दे दिया, तो कभी इजराइल ने, कभी ये, कभी उसने, कभी वो पीएम बल गया। तो ऐसे चीजों के बेसिस पे मार्केट प्राइस हाईली फ्लक्चुएट होता है या नहीं। यस सर, Yes, sir. तो इन्होंने क्या किया, एक तो कह दिया कि लेटेस्ट प्राइस और एक कह दिया थोड़ा पीछे के प्राइस का क्या कर दो, एवरेज कर दो। तो देखिए कितना खूबसूरत तरीके से इन्होंने जो है वो प्राइसिंग नॉर्म्स रखा। देखिए क्या है प्राइसिंग नॉर्म्स। पहला सिचुएशन, आपके कंपनी के शेयर लिस्टेड है 6 महीने या ज्यादा दिनों से, पॉसिबल। यस सर, Yes, sir. तो क्या प्रेफरेंशियल इशू, इसका मतलब कितने दिन बाद ला रहे हैं, पब्लिक इशू के कम से कम 6 महीने बाद। तो फिर आप इसको चेक कर लीजिए। और अगर अभी आपके इशू आए हुए 6 महीने नहीं हुए, तो क्या 6 महीने से ज्यादा दिन का 6 महीने का लिस्टेड का रिकॉर्ड होगा, No, नो sir. सर, नो। तो फिर इसको फॉलो कर लीजिए। अब आइए एक को देखते हैं। अगर आपके शेयर्स जो हैं वो लिस्टेड है कितने दिनों से, 6 मंथ्स या उससे ज्यादा दिनों से, तो पहला लीजिए एवरेज ऑफ, ध्यान से समझिएगा, इस पे क्वेश्चन हो सकता है, केस लॉ हो सकता है, बहुत सारा चीज हो सकता है, ध्यान से समझिए। एवरेज ऑफ वीकली हाईएस्ट एंड व्हाट, लोएस्ट, Lowest. लोएस्ट प्राइस। तो पहला चीज एवरेज, और एवरेज भी क्या है, वीकली है या डेली है, वीकली, Weekly. किस किस चीज का, हाईएस्ट एंड लोअर प्राइस ठीक है, कितने दिनों का, ड्यूरिंग 6 मंथ्स, प्रीसीडिंग 6 मंथ्स। ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या सेंस हुआ। आपने एसआर पास किया, हाँ या ना, जल्दी जल्दी बोलिए तो मुझे भी मजा आता है। यस सर, एसआर पास, यस सर, रेलिवेंट डेट कहाँ मिलेगा, इससे कितने दिन पहले 30 डेज पहले। मिल गया रेलिवेंट डेट। यस सर, Yes, sir. अब हमें चाहिए 6 मंथ्स, यही तो लिखा हुआ है ना, यस सर, 6 मंथ का वीकली। तो 6 मंथ से पहले वीक तो निकाल लीजिए, कितने होंगे, यस 26. सर, 26, Yes. ठीक है। तो इसका मतलब है हमें 26 वीक का, हर वीक का हाईएस्ट और क्या चाहिए, लोएस्ट, लोएस्ट। मुझे बताइए अगर हम एक वीक पहला लेते, फर्स्ट वीक, तो इस वीक में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यही 7 दिन होंगे या और कोई दिन होता है, नो सर, सैटरडे संडे ट्रेडिंग नहीं होता है, यस सर, एक्सेप्शन अपार्ट। और ये 5 दिन ट्रेड होगा अगर कोई नेशनल हॉलीडे नहीं है तो। यस सर, यस सर, जिस दिन भी ट्रेड होगा उस दिन का आपको हाईएस्ट प्राइस मिलेगा या नहीं मिलेगा, पूरे दिन का, यस सर, क्या वो एक भी शेयर का हो, दिखलाया था टर्मिनल पे, दिखलाना है या याद है, याद है सर, याद है सर. ठीक है। लोएस्ट मिलेगा या नहीं आज का, यस Yes, सर, sir. तो आपको आज का हाईएस्ट मिल गया, आपको आज का लोएस्ट मिल गया, यस सर, मंडे बीत गया, आए ट्यूसडे में, यस सर, ट्यूसडे को हाईएस्ट मिलेगा कोई ना कोई या नहीं मिलेगा, यस सर, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कल का जो हाईएस्ट था वही आज का भी हाईएस्ट में पॉसिबल, यस सर, और नहीं भी हो सकता है। यस सर, जो भी होगा हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा या नहीं हाईएस्ट का, यस सर, आज का मिल गया, कल का हाईएस्ट क्या, आज का हाईएस्ट कल से कम नहीं हो सकता, यस हो सर, सकता है सर. कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, लोएस्ट में मिल गया। ऐसे Yes, sir. करते करते आपको 5 दिनों का मिल गया, यस सर, और 5 Yes, sir. दिनों का मिल गया, तो इस पूरे वीक का हाईएस्ट आप निकाल पाएंगे। यस sir. सर, जरा देखिए, हाईएस्ट 110, 105, 102, 120, 119। अब पता इसमें हाईएस्ट क्या है, 120. 119, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो फ्राइडे को था या ट्यूसडे को था, बस हमें मतलब था मिल गया एक हाईएस्ट। यस सर, Yes, sir. ऐसे एक लोएस्ट बता दीजिए, ट्यूसडे सर, 60, कितना, 60. सॉरी मंडे, मंडे सर 70, ना ठीक से देखिए, ये देखिए वेंसडे को, 60 वेडनेसडे, हाँ सॉरी सर 60 है, ठीक है, ठीक है तो सर, 60 मिल गया। यस सर, तो इस वीक का हमें एक हाईएस्ट और एक लोएस्ट मिल गया। यस सर, यस सर, ऐसे ही सेकेंड वीक में हाईएस्ट और लोएस्ट मिलेगा या नहीं, यस सर, यस सर, थर्ड में मिलेगा, यस सर, यस कहां तक सर, जाएंगे ऐसे करके, 26. 26 वीक्स, 26, तो 60, 26 वीक्स तक का हमको क्या मिलेगा, हाईएस्ट लोएस्ट, यानी कितने हाईएस्ट मिलेंगे 26, 26, और कितने लोएस्ट मिलेंगे, 26, टोटल 26. ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, 52, 52। याद कीजिए एवरेज का फॉर्मूला बचपन में पढ़े होंगे,
सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे ही एवरेज निकालते हैं। Yes, यस sir. सर। तो 26 आपके पास क्या है, highest, ये देखिए आपके पास 26 हाईएस्ट का है, ऐड करते जाइए, प्लस 26 लोएस्ट ऐड करते जाइए और डिवाइड कितने से कर दीजिए, 52 से। 52 weeks. कोई वैल्यू निकलेगा या नहीं, यस सर। निकल गया। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 105 ले लिया कि एग्जांपल। यस yes सर। sir, दूसरा देखिए क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ वीकली हाईएस्ट एंड लोएस्ट, यहां तक सेम बात है, कितने दिनों का, 2 2 weeks. 2 weeks, फिर प्रोसीडिंग रेलिवेंट डेट से आइए, रेलिवेंट डेट से इस बार पिछले बार कहां तक गए थे, 6 months तक. 26 वीक तक। अब वीक में बात कर लेते हैं, Yes, sir. इस बार कहां तक जाएंगे, 2 2 weeks. वीक्स। 2 weeks, तो 2 वीक तक जाएंगे, तो एक वीक का हाईएस्ट हो गया, 1 वीक का हाईएस्ट, और ये 1 वीक का क्या हो गया, लोएस्ट। फिर ये क्या हो गया, सेकेंड वीक का हाईएस्ट, सेकेंड वीक का लोएस्ट। तो बताइए ऊपर में कितने चीज हुए ऐड करने के लिए, 2 सर। 2 हाईएस्ट और 2 लोएस्ट, टोटल कितने ऑब्जर्वेशन, 4. 4 सर। 4। तो ऐड करके 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा या नहीं। यस सर। अब देखिए ऐसा क्यों बनाया गया, ये लेटेस्ट को बतला रहा है या नहीं, यस सर। और ये बता रहा है कि नहीं एवरेज को। यस सर। अब इन दोनों में से हमने क्या रखा है, देखिए सेबी ने क्या बोला है वो देखिए, विच एवर इज लोअर या हायर। हायर। अगर लोअर बोल देता तो फायदा क्या था इतना तामझाम करने का। यस सर। Yes, sir. अब विच एवर इज हायर बोल दिया। अब बताइए सही प्राइसिंग रखा या नहीं। यस सर। yes अब sir, प्रमोटर क्यूआईबी को गलत तरीके से आप दे पाएंगे, नो सर। क्लियर है बात। यस सर। अब जरा हम बात करें कि अगर 6 महीने भी नहीं हुए हैं, किस चीज को, Public issue हुआ है. पब्लिक इशू, यानी तभी तो लिस्ट नहीं है, लिस्ट का रिकॉर्ड नहीं है 6 वीक का, 6 महीने का, आपका 6 वीक्स का। तो अगर जो है वो 6 मंथ, एक सिचुएशन क्या था, मंथ वीक ने 6 महीने या उससे ज्यादा का रिकॉर्ड है तो हम इसको अप्लाई करेंगे, क्लियर है। हमारे कंपनी को लिस्ट हुए अभी 6 महीने नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी हम प्रेफरेंशियल इशू लाना चाहते हैं, ला सकते हैं या नहीं। यस सर। हमें ये वाला प्राइसिंग नॉर्म्स देखना पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्या लिखा है मैंने ऊपर वाले पर, ये तो जरा क्या है, एवरेज ऑफ वीकली हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस अप टू रेलिवेंट डेट। यहां पे लिखते थे 6 मंथ, यहां पे क्या लिखा, अप टू रेलिवेंट डेट फ्रॉम द डेट ऑफ लिस्टिंग। ऐसा इसीलिए क्योंकि मुझे नहीं पता है, मैं इधर से बढ़ना शुरू किया। अगर 6 महीने नहीं हुए तो हो सकता है, पॉसिबल है कि नहीं कि कंपनी को अभी सिर्फ 20 वीक्स हुआ है लिस्ट हुए। Yes, sir. yes sir, तो यहां से मैं बढ़ूंगा और कितने वीक का एवरेज निकालूंगा। 20 हफ्तों. किसी कंपनी का 10 वीक्स का हो सकता है या नहीं, ये Yes, sir. किसी का 15 वीक्स हो सकता है या नहीं, Yes, यस sir. सर। 15 वीक्स। अब अगर किसी का 26 वीक्स हो सकता है या नहीं, नो सर। No, sir. वो दूसरे में. यहां नहीं, अगर होगा तो वो किधर आएगा, फर्स्ट वाले में। First वाले. क्लियर है। यस सर। अच्छा इस Yes, कंपनी sir. का कभी हमें 26 वीक्स का नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा सर। अभी 20 वीक्स का मिला है, बाद में क्या और 6 सप्ताह बीतेगा तो ये मिल जाएगा या नहीं ये रिकॉर्ड। यस सर। Yes, sir. क्योंकि अभी लिस्ट हुए 20 हुआ, अगले वीक में एक और आ जाएगा, 21 हो जाएगा, फिर 22 ऐसे करके 26 नहीं हो जाएगा। यस सर। लेकिन Yes, फिलहाल sir. इतना ही है, तो इतने का एवरेज निकाल लेंगे। यस सर। yes तो sir, 20 हाईएस्ट मिल गया, 20 लोएस्ट हो गया, इस पर डिवाइड कितने से कीजिएगा, फिर 52 से, no sir, 40 सर। 40 से, 40, क्लियर है। यस सर। ये 3 वीक का Yes, मिलता है, कितने से डिवाइड करते हैं, 36. ठीक है। और इसीलिए मैंने यहाँ सेल लिखा है वर्ड, आप देख रहे हैं मैंने क्या एज्यूम किया है 20 वीक, लेकिन क्या जरूरी है 20 वीक होगा, no sir, इसीलिए वर्ड मैंने क्या लिख दिया, से, मैंने एज्यूम किया। देखिए यहाँ से सा कुछ नहीं लिखा है, इसका तो यहाँ पे क्या है 26 मतलब 26 और 2 मतलब 2। सेकेंड कंडीशन एज इट इज है, क्लियर है। यस सर। yes sir, और थर्ड कहता है कि प्राइस डिटरमाइंड इन वैल्यूएशन इन मर्जर। अगर मर्जर अमलगमेशन हुआ है और इस बीच में वैल्यूअर अपॉइंट हुआ है और उसने कोई प्राइस डिटरमाइन किया है तो अब अच्छा है ना, देखिए ना क्या लिखा है, व्हिचएवर इज व्हाट, हायर। higher, तो कोई दिक्कत है आपको। नो सर। no sir, लेकिन एक चीज का है मुझे इशू, और वो ये है कि मैंने कहा कि अगर कंपनी को लिस्ट हुए अभी 5 सप्ताह हुए हैं, 10 सप्ताह हुए हैं, 15 सप्ताह हुआ है, तो कंपनी जो है वो प्रेफरेंशियल इशू ला सकती है या नहीं। यस सर। Yes, sir.
तो कितना कम से कम दिन होना ही चाहिए, इतने में ही वो आंसर छुपा हुआ है। देखो कितना किडनी आपका काम करता है। कम से कम इतना दिन तो होना ही चाहिए, वरना वो 2 weeks सर, 2 weeks सर, 2 weeks. 2 weeks। 2 weeks, वेरी गुड। कैसे समझे? सर मिनिमम दोनों कंडीशन का वही है। सर अगर 6 मंथ से ज्यादा है तो भी और 6 मंथ से कम है तो भी 2 weeks कंडीशन कॉमन है। नहीं, ये यहां से इसीलिए है कि अगर ये वाला रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है तो हम आगे ही नहीं बढ़ सकते। इसने ये तो लिखा है कि जब तक रेलिवेंट डेट से आप लिस्ट हुए, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि ये 2 वीक तो चाहिए ही। यहाँ पे अगर 3 भी है तो काम चलेगा, चलेगा ना? यस सर। अगर 2 भी है तो चलेगा। ये वाला और ये वाला सेम हो गया, नहीं हो गया? यस सर। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि सर अगर ऐसा है तब तो फिर वो दिक्कत वाली बात हो गई, तब तो फिर प्राइसिंग नॉर्म्स उतना बढ़िया नहीं रहा। ऐसा आ रहा है या नहीं विचार? यस सर। तो अब देखिए, मैंने क्या बोला कि इनमें से जो हाईएस्ट होगा वो होगा। सर सही कह रहा हूं? यस सर। तो अब इधर तो नहीं, लेकिन इधर जो है एक बहुत दिमाग का दही जमाने वाला जो है कुछ कॉन्सेप्ट है। जानना चाहेंगे या छोड़ दें? एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट नहीं है, लेकिन इंटरव्यू के लिए है। बता Yes, दीजिए सर। बता दो सर। चलिए तो थोड़ा सा करते हैं एक्सरसाइज, सुनिए जरा। देखिए, हमारे पास 20 वीक्स तक का इंफॉर्मेशन अवेलेबल था। एज्यूम कर लिए, क्योंकि हम इस तरफ हैं, इधर के लिए तो कोई बात ही नहीं, इधर पे गए तो काम खत्म। ये प्रॉब्लम सिर्फ कब आएगी? जब 6 वीक से कम का इंफॉर्मेशन है तब। तो देखिए 6 वीक से कम का, तो हमने कितना एज्यूम किया, कितने वीक का इंफॉर्मेशन है हमारे पास? 20 हफ्तों का। 20 वीक्स, यस सर। 20 सप्ताह का। यस सर। चलिए, अब हमारे पास 3 चीज आएगा, एक 20 वीक्स का, एक 2 वीक्स का और एक वैल्यूएशन का। सही कह रहा हूं? बोलते Yes, जाइए, sir. नहीं समझ में Yes, आया तो sir. अभी ही टोकिएगा, यहां रिपीट नहीं करूंगा। सर वैल्यूएशन का एक यहां, एक ये और एक ये 3 फिगर आएगा। यस सर। यस सर। वैल्यूएशन, जब आप मर्जर अमलगमेशन अगर करते हैं तो उस समय रजिस्टर्ड वैल्यूअर को बुला करके वैल्यूएशन कराया जाता है। तो ये 3 हमारे पास होंगे चीज। नहीं Yes, कराया sir. मर्जर अमलगमेशन तो नहीं होगा ये अवेलेबल, और अगर है तो होगा अवेलेबल। कह रहा हूं अगर है तो तीनों चीज होगा। यस सर। यस सर। चलिए, अगर तीनों चीज है तो 20 वीक्स के अकॉर्डिंग केस 1 में आया है वैल्यू 100 रुपीज, पॉसिबल। यस सर। यस सर। 2 वीक्स के अकॉर्डिंग आया 110, पॉसिबल। यस सर। यस सर। वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग आया 120। अब मुझे बताइए कौन सा प्राइस पे ऑफर कीजिएगा? 120 पे सर। 120। इसका मतलब आपने जो सेलेक्ट किया वो किससे सेलेक्ट किया? वैल्यूएशन से। यस सर। तो कोई Yes, बात नहीं, sir. यानी कि ऑल इज वेल। तो आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं। केस 2, 20 वीक्स के अकॉर्डिंग आया 110, 2 वीक्स के अकॉर्डिंग आया 120 और वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग आया 100। अब बताइए कौन सा लीजिएगा? 120 सर। 120। 120। 120 क्या है? 2 weeks का सर। 2 weeks वाला। 2 वीक्स का है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, काम खत्म। अब 20 वीक्स के अकॉर्डिंग आया 120, 2 वीक्स के अकॉर्डिंग आया 100, वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग 110। कितना लीजिएगा? 120 120। और ये 120 किसके अकॉर्डिंग आया है? 20 weeks। जो कि 20 weeks। 26 वीक्स नहीं है, कम है। यस सर। Yes, यस sir. सर। अब आपको चुनना तो यही पड़ेगा, बट यहां पे इशू है। ये बाद में भी अमेंड हो सकता है। कैसे हो सकता है? याद कीजिए, इससे रिलेटेड कुछ मैंने बताया था। अगर 26 सप्ताह आएगा तो ये वैल्यू कुछ और हो सकता है या नहीं? यस सर। यस सर। अभी आपके पास 20 वीक्स तक का है। अरे भाई अभी 20, ये देखिए 21, 22, 23, 24, 25, 26, अभी ये वाला एवरेज आना बचा हुआ या नहीं? यस सर। यस सर। इसके आने पे 26 वीक्स का जो एवरेज निकलेगा और जो 20 वीक्स का एवरेज निकलेगा वो डिफरेंट हो सकता है या नहीं? यस सर। यस सर। हो सकता है कि 26 वीक्स का जो निकल करके आ रहा है पहले केस में, वो आपका जो है 120 से कम है। मान लीजिए 115 आ गया, पॉसिबल? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। 5 रुपए वापस करेंगे? नो सर। नो। नो सर। याद कीजिए, ऐसा ही हमने पढ़ा था कहीं और। कहां पढ़ा था? माय गॉड, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन में सर। कहां? प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन वाले में। मुक्का मारूंगा, मुक्का मारूंगा। अभी अभी बीता है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है। सर कट ऑफ हाँ एंकर इन्वेस्टर वाला। हाँ, कट ऑफ जो हम लोग निकाले थे, एंकर इन्वेस्टर नहीं पढ़ा था अभी हमने? यस सर। याद कीजिए ना, ये देखिए
ये देखिए, यहां पे नहीं बात की थी हमने कि जो कट ऑफ यहां निकला और जो कट ऑफ यहां निकला, ऐसा ही था ना। यस सर। तो जो कट ऑफ यहां निकला था वो अगर ज्यादा था तो कोई बात नहीं, कम निकला तो वापस लेते थे या नहीं अगर इन्वेस्टर से? नो सर। ठीक, लेते थे। और अगर एक्स्ट्रा निकला है तो उसको वापस नहीं नहीं लेते। करते थे। तो यहां पे आपका जो निकला वो 115 है, तो 5 पे वापस कीजिएगा। नो नो सर। सर। 125 निकल गया, एक्स्ट्रा मांगेंगे उनसे। मांगिएगा या नहीं? यस यस सर। सर। मांगेंगे। तो इसका मतलब अगर आप कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हैं तो यहीं से खुश मत हो जाएगा प्रेफरेंशियल इशू में कि भाई हम इसके अकॉर्डिंग गए, सारा कुछ सही तरीके से हो गया। आपको अलर्ट रहना है, जब 26 वीक्स का आएगा तो आपको दोबारा ये चेक करना है या नहीं। यस सर। पता Yes. चला पार्टी सार्टी करने लगे और उसी में तब तक बाकी 20 दिन बीतते गए और जब आया तो वो प्राइस जो है वो एक्सेस आ गया। तो अगर आ गया तो 5 रुपए देने पड़ेंगे, यस सर। वसूली करना पड़ेगा आपको। और अगर एग्जैक्टली 120 आया तो तो नो इशू सर। इशू नो नहीं। इशू। नो इशू का मतलब नहीं कि इशू फेल हो गया, मतलब कोई बात नहीं है, ठीक है। क्लियर है ये बात? यस सर। Yes. समझ में आया ये खास बात? यस सर। चलिए, ये था सारा कुछ प्रेफरेंशियल इशू के बारे में। अब जल्दी बताइए, प्रेफरेंशियल इशू में कहीं कोई दिक्कत? No, सर sir. जो हम अभी ये देख रहे थे कि 26 वीक्स का, तो बस 20 वीक्स तक के लिए गया गया, अगर बाई चांस 18 या 19 वीक्स क्या? होता है। जैसे हमने कंडीशन चेक की 20 वीक्स के इशू पे, अगर 20 वीक्स पहले इशू हुआ है तो अगर अगर 18 या 19 वीक्स होता उसकी जगह तो भी हम तो चेक तो करते तो सेम चीज है, बस कितना कम से कम होना चाहिए था? 2 वीक्स। 26 से कम. बस 2 वीक्स से कम का नहीं होना, 2 वीक कम से कम होना चाहिए था। उसके बाद जितना, अगर 3 वीक्स का ही निकला तो ये कब चेक कीजिएगा? और कितने वीक के बाद? 23 वीक्स। 23, तब ना होगा 26। 3 यस वीक्स सर। तक का तो रिकॉर्ड था ही, और रुक जाइए 23 वीक्स, तब जाकर के इस पॉइंट को चेक कीजिए और उस समय ये वसूली कार्यक्रम करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। अगर मान लीजिए कि 25 वीक का है तो कोई बात नहीं है, और एक वीक बाद जब आ जाएगा तब जो है वसूली करना रहेगा। क्लियर? यस सर। 100% क्लियर मानू रूल लिखने के Yes. लिए? यस सर क्लियर। चलिए, तो अब इसको पहले कीजिए, तब फिर अगले एस्पेक्ट पे आएंगे। प्रेफरेंशियल इशू का जब स्लाइड खत्म होगा मुझे बता देंगे, अगले पे नहीं जाएंगे। चलिए, तो लिखना शुरू कीजिए। कुछ पूछना है फिर मैं पूछ लेता हूं एक बार, क्योंकि फिर हमारा सेम रूल। लिखते वक्त सिर्फ किस चीज को दिमाग में रखेंगे? जो आप क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, बस उसी को दिमाग में रखिएगा ताकि रिवीजन आसान हो जाए। कीजिए फटाक से। सर 1 मिनट प्लीज। ठीक है, कीजिए और बताइए।
Done. आइए फिर नेक्स्ट पे। सर 1 मिनट लास्ट। ठीक है, करके बताएं।
Done. आइए नेक्स्ट पे। डन सर। आइए नेक्स्ट पे। नो सर, एक ठीक है, करके बताएं। डन। आइए नेक्स्ट पे फिर।
डन सर। तो आइए नेक्स्ट पे। नो सर अभी रहता है। नो, ठीक, बताएं फिर करके। डन सर। आए नेक्स्ट पे। यस सर। कीजिए। डन सर। और नेक्स्ट पे सबका डन है। यस सर। तब या प्रेफरेंशियल शेयर में ही है।
डन सर। नो सर। सबका डन? नो सर। करके बताएं। सर डन। सर शेयर बेस्ड आ गया। नहीं, अब आपको रुकना है, अब मैं बताऊंगा। चलिए, तो ये हमारा सारा एस्पेक्ट था किसके बारे में? प्रेफरेंशियल इशू को लेकर के। अब हम अगले चीज पे इन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है? इस बार हमें जो शेयर्स देना है वो हमें शेयर्स देना है एम्प्लॉय को। हमें सबसे पहले ये जानना है कि हम किस किस तरीके से एम्प्लॉय को बेनिफिट दे सकते हैं। अलग अलग तरीके से एम्प्लॉय तक बेनिफिट पहुंचाने के तरीके। तो इसके लिए इन्होंने एक रेगुलेशन बना दिया और कहा कि इस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप इस तरीके से एम्प्लॉय तक क्या पहुंचा सकते हैं? बेनिफिट। जिसमें से एक है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, दूसरा है हमारा एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। अब सारे चीज को देख करके ऑटोमेटिकली आपको इतना तो लग रहा होगा कि हर कुछ एम्प्लॉय के लिए और कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेनिफिट का ही तो जिक्र है या नहीं? यस सर। लेकिन इसमें जो रियल में कहिए आपको जानना है, जो टेक्निकल है, जिसमें जो है वो ज्यादा रेगुलेशंस वगैरह अप्लाइड है, जो प्रैक्टिकली यूज होता है, मोस्ट प्रैक्टिकली वो है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम और थोड़ा बहुत एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम यूज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल होता है। और बाकी जो है ठीक है, कहीं कहीं कोई यूज करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन लॉ में है तो हमें क्या करना है? प्रोविजंस है, फैसिलिटी है, चाहे तो कोई कंपनी एम्प्लॉय को बेनिफिट देने के लिए इनमें से किसी का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल सबसे ज्यादा बनेंगे वो कहां से आएंगे? इस और से। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। अब इसके बाद से और टेक्निकल हो गया, क्योंकि एक एक करके हमें इन सबको पढ़ना है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो हमें इसमें जानना रहेगा कि एम्प्लॉय का क्या मतलब है। क्या किसी भी एम्प्लॉय को राम दिन राम खिलावन हरिया दिनू सबको दे दें? कहा नहीं। इसका मतलब ये ऐसे एम्प्लॉय के लिए होगा जो कहीं ना कहीं आपके लिए काफी वर्दी होगा, काफी यूजफुल होगा। यस या नो? यस सर। कैसे एम्प्लॉय को आप रिटेन करना चाहेंगे? एक्चुअली पर्पस क्या है ये समझते हैं। एम्प्लॉय को जो अलग अलग तरह के बेनिफिट देना चाह रहे इस स्कीम के जरिए, पहले थोड़ा सुन लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो एम्प्लॉय आपके लिए बहुत यूजफुल है। अगर वो एम्प्लॉय गया तो उस एम्प्लॉय को रिप्लेस करने का कॉस्ट बहुत ज्यादा, और शायद उसका टैलेंट इतना अच्छा था कि उस लेवल तक दूसरे एम्प्लॉय को लाने में काफी टाइम लगेगा, उस बीच में कंपनी सफर करेगी। सही कह रहा हूं? तभी उसे रोकना चाहेंगे या Yes. निकम्मों को रोक करके रखना चाहेंगे कंपनी में? नो सर। अगर कोई निकम्मा है उसे तो कंपनी निकालने का तरीका ढूंढते रहेगी। वो तो चूंकि लेबर लॉ के कुछ प्रोविजन है कि इतने जल्दी जल्दी आप हटा नहीं सकते हैं, अदरवाइज वो तो चाहते फटाक से लात मारा और निकाल दिया जो निकम्मे हैं। लेकिन जो होनहार है उन्हें क्या करके रखना चाहेंगे? रिटेन करके रखना चाहेंगे। और सिर्फ रिटेन करके ही नहीं, उन्हें कुछ ऐसा करेंगे जिससे वो मोटिवेटेड रहे, और मोटिवेटेड रहेंगे, ज्यादा अच्छा काम करेंगे तो कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा या नहीं? यस सर। अगर ऐसा होता है तो मुझे बताइए कि कोई भी एम्प्लॉय कब मोटिवेटेड रहेगा? कोई भी एम्प्लॉय काम करे मोटिवेटेड तब रहेगा जब उसको लगेगा कि अगर मैंने ज्यादा काम किया और कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो तो उस प्रॉफिट का इतना सा भी सही लेकिन मुझे भी मिलेगा। सही कह रहा हूं? यस सर। अगर मैं इतना काम करूं चाहे इतना काम करूं, कंपनी को इतना सही या इतना प्रॉफिट हो, मुझे मिलना मेरा सैलरी ही रहेगा। तो मुझे बताइए मोटिवेशन फैक्टर रहेगा? नो सर। मुझे जहां तक लगता है कि सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर पैसा है। यस मैं सर। सुबह से क्लास लेता हूं, अभी आपकी क्लास रात में भी क्लास चलेगी। आप कितने बार देखेंगे कोई मैसेज वगैरह के तो बहुत रात तक भी मैं रिप्लाई करता हूं।
सुबह तक में चलेगी जो क्लास इंडिया से बाहर जाती है। मुझे बताइए, अगर मैं अभी आपका क्लास ले रहा हूं तो जितना एनर्जेटिक हूँ, रात के 2 बजे ले रहा हूँ तो इतना ही एनर्जेटिक रहूंगा या नहीं, अगर मुझे वहां से डॉलर और पाउंड मिलेंगे तो। यस यस सर। सर। लेकिन अगर पता चला कि वो समाज सेवा है तो मेरे गले से आवाज निकलेगा? सोच के देखिए, नो सर। मुझे खड़े खड़े नींद ना आ जाएगी? यस सर। यस लेकिन अगर वहां से डॉलर और पाउंड दिख रहे होंगे तो मुझे बताइए, नींद आएगी? आपको आएगी? नो सर। नो सर। तो मुझ गरीब आदमी को तो और नहीं आएगी। तो यही मोटिवेशनल फैक्टर, यही तो आपका क्या हो गया, पैसा। अभी आप जो है वो क्लास लेते हैं, सुबह से क्लास चलती, कभी उस टीचर ने एक्स्ट्रा क्लास लगाया, कभी उस टीचर का एक्स्ट्रा क्लास, कभी उनका रिकॉर्डिंग सुनो तो उनका लाइव सुनो, तो उनका दिस सुनो तो दैट सुनो। इतना कुछ क्यों सुनो? इसीलिए ना कि अगर सीएस बन गए तो लाइफ सेट है, अच्छा करियर होगा, अच्छे पैसे मिलेंगे, यही है। यस सर। अगर मैं बोलूं सीएस बनने के बाद 2000 की नौकरी मिलेगी, आप बोलिएगा सर अब हम कोई लिहाज नहीं करेंगे, हम लुटाना शुरू कर देंगे, ऑनलाइन ही फेंकेंगे चीजों को। क्या आप में पढ़ने का मोटिवेशन रहेगा? नो सर। तो आप ही देखिए, सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर जो है वो मीठे मीठे बोल वचन है या पैसे हैं? पैसे। मुझे तो यही वाला दिखता है कि दिखाइए पैसे, देखिए कैसे जो है वो भागना शुरू करेगा। घोड़े को भी जो आगे की तरफ घास बांध दिए, दिखाते रहिए, और क्या करता रहेगा? वो भी भागता रहेगा। भागता रहेगा उसके पीछे। ठीक वैसे ही यहाँ है। तो अगर आप चाहते हैं होनहार एम्प्लॉय को क्या करके रखना, रिटेन करके रखना, होनहार एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, और साथ में कंपनी को पैसे भी आए उनको शेयर देने से, तो इस 3 चीजों के लिए एक ही तीर है। इन तीनों चीजों का शिकार एक ही तीर से करते हैं, और वो है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के जरिए। उन्हें रिटेन करके भी रखते हैं, उन्हें मोटिवेट भी करते हैं, और कंपनी को पैसा भी आता है, क्योंकि जब वो शेयर खरीदते हैं तो उनको पैसे वो देते हैं। अब यहाँ पे वर्ड ऑप्शन लिखा हुआ, इसका मतलब ये कंपलसरी होगा एम्प्लॉय को लेना या ऑप्शनल होगा? ऑप्शनल। वो चाहे तो ले, चाहे तो ना ले। अब देखिए क्या ऐसा ये मैकेनिज्म है जिससे वो एम्प्लॉय को रिटेन करके रख लेते हैं। कैसे रिटेन कर लेते हैं, क्या ऐसा मैकेनिज्म है? अरे भाई आपने उनको शेयर दिया, बेचेंगे निकल जाएंगे, कर लिया रिटेन आपने? नो सर। कहां वो मोटिवेट होकर के काम किए? वो तो शेयर लिए और चलते बने। उल्टा उन्होंने और आपको ठेंगा दिखा दिया, जिनको आप रखना चाहते तो आपकी कंपनी का शेयर लेकर के बेच करके तब गए हैं। सर उनको लॉक इन पीरियड होता है ना कि I guess नहीं, 1 लॉकिंग year। वही कुछ ऐसा मैकेनिज्म है यहाँ पे। लॉकिंग तो नहीं वर्ड है, लॉकिंग वर्ड अलग है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में लॉकिंग नहीं है, लेकिन हम इशू जो करते हैं वो खास ऐसे तरीके से करते हैं कि बंदा भाग के ही नहीं जाता है। लेकिन उससे पहले ये बस देख ले कि कौन कौन से एम्प्लॉय इस कैटेगरी में आते हैं। तो कहा कि इसमें तब हम बात करेंगे कि कैसे देते हैं, क्या बेसिकली इसमें है, और एग्जाम्पल पे भी आएंगे। तो ये एम्प्लॉय कैसे एम्प्लॉय को देते हैं, परमानेंट को या टेम्पोररी को? परमानेंट। परमानेंट। अब चाहे वो सब्सिडी का हो, होल्डिंग का हो, चाहे इंडिया में हो या इंडिया से बाहर, क्योंकि कर तो रहा है कंपनी के लिए ना। सर। अब देखिए डायरेक्टर, वेदर होल टाइम डायरेक्टर और नॉट, लेकिन किसको छोड़ करके? इंडिपेंडेंट। क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जो है वो कंपनी के रिम्यूनरेशन के अलावा और कुछ मिलता है? नो नो सर। सर। याद कीजिए, हमने पढ़ा था, कहां पे पढ़ा था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में? जल्दी बताइए। कंपनी लॉ में जो पढ़ा था अपनी जगह, मैंने कहां पढ़ाया था आपको? सिक्योरिटी लॉ में। ऑडिट कमिटी। वेरी गुड, ऑडिट कमिटी में हमने पढ़ा था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में, इनके मीटिंग के बारे में। वेरी गुड। ऑफ द कंपनी एज वेल एज सब्सिडी और होल्डिंग कंपनी इन इंडिया और ये ठीक है। डायरेक्टर को और किनको? वो डायरेक्टर जो होल टाइम हो, वेदर होल टाइम और नॉट। अच्छा, द रेस्ट्रिक्शन ऑन ग्रांट इशोप टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अप्लाई ओनली ऑन फ्रेश ग्रांट ऑफ इशोप आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ न्यू प्रोविजन। जब से नया प्रोविजन आ गया तब से। लेकिन अगर कोई पहले से ही किसी को दिया हुआ है और तब वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गया, तो बताइए उनको लेने दीजिएगा या नहीं? यस सर। यस सर। मैं नहीं था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, पहले से ग्रांट था मेरा। अब मैं आज बन गया और अभी जो है वो अगले 3 महीने के बाद मेरा जो है वो इशोप में मुझे शेयर मिलना है, लेकिन ग्रांट पहले हो गया था। दीजिएगा या नहीं? यस सर। यस लेकिन अब जो इसके बाद नया कोई आएगा उसको ऐसा करेंगे प्रोविजन? नो सर। नो। ये है वो एम्प्लॉय जिनको हम देते हैं। किस एम्प्लॉय को नहीं देते हैं? तो एम्प्लॉय जो क्या है, प्रमोटर। प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप, आसान शब्दों में प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप को नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा इरादा क्या है यहाँ पे, सही बताइए। एम्प्लॉय को बचा के रखना। हमारा इरादा है होनहार एम्प्लॉय को रखना,
एम्प्लॉय को रिटेन करना, उन्हें मोटिवेट करना। मुझे बताइए, प्रमोटर को रिटेन करके रखने की जरूरत है? सर कंपनी उसी की। अगर प्रमोटर जो एम्प्लॉय के कैटेगरी में भी है, एम्प्लॉय भी, प्रमोटर भी तो लेगा एम्प्लॉयमेंट का कोई पोजीशन। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी मैनेजिंग डायरेक्टर है या नहीं अपने कंपनी के? यस सर। बट दे आर प्रमोटर ऑल्सो, एम्प्लॉय हुए या नहीं हुए? यस सर। सीईओ हुए बहुत सारे खुद अपने कंपनी के, एम्प्लॉय हुए या नहीं? यस सर। उनको दीजिएगा? नो सर। देंगे। अगर वो क्या नहीं है तो? प्रमोटर नहीं। या प्रमोटर ग्रुप में से। क्योंकि जो प्रमोटर है वो कंपनी छोड़ के जाते हैं या खुद जी जान से लगे रहते हैं? जी जान से लगे जी रहे। जान से लगे रहते और ऐसे डायरेक्टर जिनके पास कंपनी का कितने से ज्यादा शेयर है? 10%। जरा बताइए, वो कंपनी छोड़ के जाना चाहेंगे? नो सर। नो सर। बुलाइएगा तो वो जो है वो वहीं पे गिर गिरा के पैर पकड़ के रहे जैसे रहे, लेकिन जाएंगे? नो सर। 10%। नो सर। 10% का मतलब समझते हैं ना? 26 हजार करोड़ का इशू बड़ी कंपनी का चलिएगा, ये नहीं कि 100 शेयर है तो 26 शेयर है। अब एक्सेप्शन, स्टार्टअप कंपनी अप टू 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये लोग जो है वो एक्सक्लूजन के कैटेगरी में आते हैं एम्प्लॉय के। किस पर्पस के लिए? एम्प्लॉय रिटेन करने के लिए, क्योंकि हम वो लोग स्टार्टअप। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत जो शेयर्स दे रहे, बेनिफिट दे रहे हैं, उसके लिए बस। क्लियर है ये बात? यस सर। मैं बाकी लेबर लॉ के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत जो हम एम्प्लॉय को जो भी शेयर्स देते हैं, उसमें वो एम्प्लॉय नहीं होंगे जो डायरेक्टर हैं और कितना शेयर उनके पास है, मोर देन 10% से ज्यादा। डायरेक्टर हैं लेकिन 10% से ज्यादा नहीं है, होंगे एम्प्लॉय या नहीं? यस सर। यस सर। Yes, अगर sir. कोई पर्सन एम्प्लॉय है लेकिन प्रमोटर कैटेगरी में है तो नो तो सर। नहीं होगा। तो भी। क्लियर है? यस यस सर। सर। लेकिन Yes, अगर sir. ये स्टार्टअप कंपनी है तो अब कब तक? अगले 5 साल तक उनके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं, यानी कि उनके प्रमोटर को भी दे सकते हैं और उनके डायरेक्टर को भी दे सकते हैं जिनके पास 10% से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये स्टार्टअप कंपनी को आप मोटिवेट करना चाहते तो कहा उनको इनिशियल पीरियड में भी हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। उनके केस में ये एक्सेप्शन में नहीं आएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। यानी अगर स्टार्टअप है तो अगले 5 साल तक, यानी फर्स्ट 5 इयर्स तक उनके प्रमोटर और उनके डायरेक्टर जिनके पास 10% से ज्यादा शेयर भी है वो भी एम्प्लॉय के किस में आएंगे? कैटेगरी में आएंगे। क्लियर है? यस सर। लेकिन अगर उसे स्टार्टअप के भी अगर 5 साल से क्या हो जाते हैं ज्यादा हो जाते हैं। तो फिर जो है वो एम्प्लॉय के कैटेगरी में नहीं आएंगे। क्लियर? यस। अब देखिए मोस्ट टेक्निकल एस्पेक्ट, ईसोप के जरिए एक एक करके देखना है। पहले ईसोप देख रहे हैं, एम्प्लॉय स्टॉक, फिर परचेज स्कीम होगा, फिर ऐसे स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, तो इसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में हम उनको शेयर ऑफर करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन देखिए किस प्राइस पे कर रहे हैं? रिड्यूस्ड प्राइस। अगर मार्केट प्राइस पे करेंगे तो कोई लुक्रेटिव ऑफर हुआ ये? नो सर। अरे भाई डीमेट अकाउंट ओपन करेगा, एम्प्लॉय को थोड़ा मना है शेयर खरीदना। यस जिस समय बस अनपब्लिश प्राइस से इंफॉर्मेशन देगा उस समय नहीं, उसके अलावा क्या उनके शेयर खरीदने पे कोई रोक टोक है? नो सर। नो। तो कहा कि यहाँ पे हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिव है उनको क्या करना, रिटेन। रिड्यूस प्राइस पे सिर्फ रिटेन करना कि मोटिवेट करें कि जम के काम करें? यस सर। मोटिवेट मोटिवेट करना करने है। के लिए और साथ में कंपनी को पैसे चाहिए या मुफ्त में दे रहे हैं? पैसे मिल रहे हैं सर। पैसे मिल रहे हैं। अब ये तीनों चीज चाहिए। अब जरा देखिए कैसे इसको इशू करते हैं कि तीनों पर्पस पूरा होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, आपका एग्जाम आने वाला है। यस। अब मम्मी पापा जो भी पेरेंट्स आपके हो, उन्होंने जो है वो रात को डिनर टेबल पे खाना जब आप खा रहे तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा अगर इस बार ग्रुप निकल गया तो तुम्हें जो है वो बाइक। चलिए, व्हाई द बॉयज हैव ऑल द फन। यहाँ पे जो है वो और भी लोग थे, प्रतिष्ठा थी, राशि थी, जो भी थी, रुचि, जो भी लोग हैं सब थे। उनके भी पापा ने कहा कि बेटा स्कूटी। व्हाई द बॉयज हैव ऑल द फन। लेकिन कब? ग्रुप क्लियर होने के बाद या पहले? होने के बाद। और ये बात आज बताया, अभी एग्जाम में 2-3 महीने हैं या नहीं? यस सर। यस सर। ये आज बता रहे हैं। आज अगर बता रहे हैं तो मुझे बताइए आज बताना अच्छा है या जब एग्जाम दे करके आए तब वो बोलते तो अच्छा होता? आज बताना आज। अच्छा है सर। क्यों आज बताना अच्छा है? मोटिवेशन मोटिवेशन। बिल्कुल। अब भले जो है वो बाकी चीज का मोटिवेशन हो ना हो, लेकिन अगर उन्होंने बोल दिया आईफोन कौन सा आ गया है, 13, 14 कौन सा सीरीज चल रहा है, जो भी हो, 14।
14 देखते हैं, हमने तो देखा तक नहीं, टीवीओ में देखा, एड में देखते, छू के नहीं देखा। कोई छूने भी नहीं देता, जिसके पास रहता है बोलता है गरीब कहीं का, छुएगा मेरा खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम अपने एमआई से ही काम चला लेते हैं। वो जो कि चार्ज भी जो है कम वक्त धीरे धीरे हो रहा है, बैटरी भी जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। चलिए आपके रिजल्ट आ जाएंगे तो आप दे दीजिएगा। बोलेगा नहीं सर, ऐसा ऐसा सौदा हम नहीं करते। तभी तो पापा ने ये लालच दिया। अगर हो गया तो क्या मिल रहा है, सीरीज 14 आईफोन। अभी अगर उन्होंने बोला मोटिवेशन आएगा कि जान लगा देंगे ताकि बाइक, स्कूटी, आईफोन जो मिलना है वो मिल जाए, तो मुझे बताइए उन्होंने अभी आपको जो है वो 3 महीने तक पढ़ाई के लिए रिटेन कर लिया या नहीं? यस सर। अब बताइए, रिटेन कर लिया, पढ़ाई वाला ही काम अभी आप करेंगे, लेकिन सिर्फ पढ़ देंगे या रियल में पढ़ेंगे? रियल में। तो देखिए मोटिवेट किया, यस सर। लेकिन जो है वो कैसे तरीके से वो चल रहे वो देखिए। आज उन्होंने आपको बोला बेटा देंगे, लेकिन दिया? नो सर। दिस इज कॉल्ड ग्रांटिंग। इशोप का 3 अलग अलग स्टेज है, ये हुआ ग्रांटिंग ऑफ इशोप, ग्रांट कर लिया। लेकिन क्या बोला? पहला चीज हुआ कि आपको इसके लिए एग्जाम में बैठना पड़ेगा या नहीं? यस सर। अगर एग्जाम से पहले आप अपने दोस्त के बर्थडे में, शादी में, कहीं भी जा रहे हैं और टाइम वेस्ट हो रहा है या आप बीमार पड़ रहे हैं, तो एग्जाम तो उसका असर पड़ेगा या नहीं? यस सर। अगर आपने एग्जाम सही तरीके से दे दिया, उसके बाद अभी रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट तो जो है 25 फरवरी को या 25 अगस्त को, सही कह रहा हूं? यस सर। जो भी अटेम्प्ट आप दे रहे हैं, तो Yes, अगर sir. रिजल्ट 25 फरवरी को आना है, तो ऐसे केस में आपने एग्जाम तो दे दिया दिसंबर में या आपने जून में, रिजल्ट आ गया इस दिन, नो सर। नो सर। लेकिन एग्जाम देने के बाद आप अपने दोस्त के बर्थडे में या शादी में जाएंगे तो उससे जो है वो रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ना है? नो सर। नो सर। लेकिन वास्तव में जो है वो रिजल्ट तो रिजल्ट के दिन ही निकलना है, नहीं निकलेगा? यस सर। यस सर। पापा जो देंगे वो तो देंगे रिजल्ट के निकलने पे ना। आपके हाथों में आपके पोजीशन कब आएगा? आप उस पे यूट्यूब या फेसबुक या कुछ भी कब चलाएंगे? एग्जाम देते ही? नो सर। नो सर। लोड कब करेंगे? स्कूटी कब जो है वो घुमाते रहेंगे? रिजल्ट आने के बाद सर। उसके तो बाद देखिए ये 3 अलग अलग स्टेज। जिस दिन टेबल पर बैठ करके आपसे बात किया वो क्या था? ग्रांटिंग। आपको मोटिवेट किया, रुक करके रहेंगे ना यहां तक? यस सर। यहां से पहले इधर उधर नालायकी करेंगे? नो सर। करेंगे तो सोच लीजिए आप, रिजल्ट आ पाएगा? नो सर। नो सर। एग्जाम देने के बाद आप घूमने फिरने जा सकते हैं ना? यस सर। हो सकता है आप उसी टेम्परामेंट से आगे भी पढ़ते रहें और जा भी सकते हैं घूमने फिरने, आपकी मर्जी। यस सर। दोनों में से कुछ भी करेंगे तो ये वाले रिजल्ट पे फर्क पड़ना है? नो सर। अगले वाले पे पड़ सकता है। यस सर। वो तो अगले बार का देखेंगे कब पापा ऑफर देते, लेकिन अगले बार वाले पड़ सकता है, लेकिन इस बार वाले पे पड़ेगा इसका रिजल्ट नो सर। असर? नो सर। लेकिन No, sir. पापा से मिलेगा कब? जब रिजल्ट निकलेगा तब ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस बीच में कुछ भी किया, रिजल्ट पॉजिटिव है तो मिलेगा। क्लियर है? यस सर। बस Sir. यही है आपका इशोप का ग्रांटिंग ऑफ इशोप। कह दिया कि आपको इतने शेयर इतने रुपए में देंगे, दे दिया? नो सर। यस सर। आपके नाम से जो है वो सिर्फ लिख दिया, दिया नहीं है आपको। यस सर। दिस इज कॉल्ड ग्रांटिंग। लेकिन कंडीशन, कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा कितने साल आपको हमारे कंपनी में रुकना पड़ेगा? 8 years। 8 years। 8 ईयर। अब मुझे बताइए, मिनिमम 1 ईयर है, कंपनी चाह के भी जल्दी नहीं दे सकती है, तो कम से कम 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 8 साल कंपनी के ऊपर है। अब कंपनी ने अगर यहाँ पे 5 साल आपको दे दिया तो आपको 5 साल यहाँ रुकना पड़ेगा या नहीं? यस सर। यस सर। कर लिया रिटेन या नहीं? यस सर। अब देखिए रिटेन तो हो गए आप उतने साल के लिए। अगली बात ये आती है कि आप मोटिवेटेड कैसे रहेंगे। मुझे एक ही बताइए, किसी कंपनी में आप काम करते हैं तो सैलरी मिलता है? यस यस सर। सर। चाहे आप कितना भी अच्छा काम कीजिए, उससे कितना भी प्रॉफिट जनरेट हो, सैलरी के अलावा कुछ मिलता है? नो सर। लेकिन अगर आप कंपनी के जो है उसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, भले आपके पास जो है वो 10 ही शेयर हो, तो उस 10 शेयर के ऊपर आपके मेहनत से जो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, तो उस प्रॉफिट के बढ़ने से जो डिविडेंड बढ़ेगा उसका कुछ हिस्सा 10 शेयर का ही आप तक पहुंचेगा या नहीं? यस यस सर। सर। वेदर दिस विल गिव मोटिवेशन और नॉट? यस सर। पैसे आ रहे हैं,
इस कंपनी में रहना चाहिएगा या दूसरे कंपनी में, जबकि सैलरी ये भी कंपनी उतना ही दे रही है जितनी दूसरी कंपनी दे रही है, साथ में जो है वो शेयर्स दे दी है, तो इसमें रहना चाहेंगे। कंपनी में। इसमें रहना चाहेंगे। यस सर। तो यही तो जो है उन्होंने कह दिया, ग्रांटिंग और वेस्टिंग के बीच में अगर कोई छोड़ करके गया तो उसे कुछ ना मिलना है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल वैसे ही ग्रांटिंग और वेस्टिंग, पापा ने आपको बोला एग्जाम के बीच में खूब मस्ती कर रहे हैं, फर्क पड़ेगा या नहीं यस सर। रिजल्ट Yes, पे? sir. यस सर। और एग्जाम देने के बाद मस्ती कर रहे हैं, फर्क पड़ेगा रिजल्ट पे? नो No, सर। मिलना रिजल्ट के बाद ही है, लेकिन रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक वैसे ही ये इस बीच में अगर जाते हैं तो मिलेगा इन्हें कुछ, नो सर। लेकिन No, शेयर sir. मिलेगा कब? क्या वेस्टिंग के समय, वेस्टिंग ऑफ इशोक? नो No, sir. एक्सरसाइजिंग ऑफ इशोक, बिल्कुल आपके रिजल्ट की तरह, समझने में सुविधा। ये लिया रिजल्ट, इसको बोल दिया एग्जाम, और ये हो गया डिनर टेबल पे बैठ करके पापा के साथ जो बात हो रही है, ये है पोजीशन। क्लियर है? यस सर। और मतलब 8 साल के बाद भी जिस दिन एक्सरसाइज का डेट है, ये डेट और आपका ये जो डेट है, आपके बताइए एग्जाम के और रिजल्ट के बीच में कुछ डेट होता है या नहीं? यस सर। आप देखते होंगे बहुत जगह एग्जाम होता है, बटन दबाइए, ओएमआर का रहता है, तुरंत रिजल्ट आ जाता है, राइट? यस सर। जैसे एनसीएफएम वगैरह का एग्जाम दीजिएगा, तुरंत रिजल्ट आ जाएगा, जैसे ही आप बटन एंटर का सबमिट करेंगे रिजल्ट आ गया। पॉसिबल? यस सर। तो यहाँ पे इन्होंने देखिए तो मैक्सिमम लिखा है या मिनिमम? Maximum. मैक्सिमम, यानी कि ये ठीक अगला दिन भी हो सकता है या नहीं? Yes, sir. उसी पल हो सकता है या नहीं? यस सर। Yes, sir. बिल्कुल हो सकता है जब मैक्सिमम लिखा तो, लेकिन यहाँ पे कम से कम कितना रुकना पड़ेगा? 1 year. तो कितना भी जल्दी अगर कोई शॉप में शेयर देना चाहे अपने एम्प्लॉय को तो कितना समय लगेगा? 1 year। 1 year. 1 ईयर तो रुकना ही पड़ेगा उन्हें। और अगर ज्यादा से ज्यादा डिले करना चाहे तो कितने दिन रुक पाएंगे? 13 years. यहाँ 8 ईयर और यहाँ 5 ईयर, कितने ईयर हो गए? 13 सर। 13 ईयर। तो ग्रांटिंग वो हुआ जिस दिन आपके नाम से दिया गया, वेस्टिंग वो हुआ जहां आपने अपनी दावेदारी सिद्ध कर दी, जितना ये टाइम दिया था उस टाइम तक कंपनी में रह गए, अब उसके बाद आप चले भी जाइएगा, डेथ हो जाती है, परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाता है, आपके लीगल हायर को मिलेगा किस दिन? एक्सरसाइज के डेट पे, उसी समय नहीं मिल जाएगा। क्लियर है ये बात? यस सर। लेकिन अगर इससे पहले किसी भी कारण से गए हैं तो कुछ नहीं मिलना है। क्लियर? यस सर। अब यही है आपका 3 स्टेप। मुझे बताइए इससे तीनों काम कर लिया हमने या नहीं किया? रिटेन करके रखा एम्प्लॉय को, यस सर। मोटिवेट किया, काम करेगा, यस सर। पैसे मिलेंगे इनसे यस सर। एक्सरसाइज के समय। अब ये एक्सरसाइज कब करेंगे? अगर मान लीजिए कि 3 साल बीत गया, 3 साल बाद ये देख रहे हैं कि इनको जो प्राइस ऑफर किया था वो था 20 रुपए का, मार्केट में 60 का है, लेंगे ये? यस सर। उल्टा है, इनको कहा था 60 और अभी प्राइस गिर करके मार्केट में 20 है, एक्सरसाइज करेंगे इसे? नो No, सर। sir. इनकी मर्जी है, तभी तो इसका नाम क्या है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। ऑप्शन। आप चाहिए तो ये एक्सरसाइज कीजिए, चाहे तो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कीजिए। बिल्कुल क्लियर है? यस Yes, सर। सर एक डाउट था हाँ पूछिए पूछिए फटाक से। सर, जैसे मिनिमम 1 ईयर, तो मतलब 1 साल तो करना पड़ेगा, एम्प्लॉय को रहना पड़ेगा, और अगर 5 इयर्स तक भी रहता है तो उसके बाद उसको वो ग्रांट हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, 5 ईयर तक रहना मतलब तो आपको जितने दिन रहना है रहिए ना कंपनी में। 1 साल तक रह गए अगर आप, तो आपने जो है, लेकिन कंपनी ने 1 साल बोला तब ना, कंपनी हो सकता है यहाँ पे 5 ईयर लिख दे, ये यस तो सर। कंपनी की मर्जी है ना। यस सर। कंपनी 1 साल से कम नहीं लिखता। अगर आप 5 साल रह गए तो इसका मतलब आपने ये पॉइंट टच कर लिया। अब उसका दूसरे कंपनी में भी चले जाइएगा तो भी इसके शेयर्स इस दिन आप क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज कर सकते हैं, सस्ते में ले सकते हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो आपको लीगल हायर ले सकते हैं। लेकिन अगर इस 5 साल से पहले गए, ठीक चौथे साल में चले गए तो फिर नहीं एक्सरसाइज कर आप मिलेगा। एक्सरसाइज वाले डेट में आ ही नहीं सकते। अभी हम थोड़ा दे रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज डेट को भी आप नहीं आ सकते, आपकी दावेदारी खत्म हो गई। क्लियर? यस सर। इतने अच्छे से तो बताया, एग्जाम नहीं दिया तो आगे दावेदारी होगी रिजल्ट में? नो सर। एग्जाम दे दिया तभी ना आगे की बात करेंगे। यस सर। क्लियर? यस सर। आपके हवाले आपके पास आएगा एक्सरसाइज के दिन पे, आप उस शेयर्स को प्लेस करेंगे, उस शेयर्स को बेचेंगे, कुछ करेंगे कब? जब ग्रांट हुआ तब? सर वेस्टिंग के बाद। नो, वेस्टिंग में भी नहीं। जब क्या हो जाएगा? एक्सरसाइज। वेस्टिंग हो गया, लेकिन आपने लिया है जो उसे प्लेस करेंगे। यस सर। एक्सरसाइज तो आपके हाथ में, आप चाहे तो ऑप्शन एक्सरसाइज करें, चाहे तो ना करें, कर लीजिए फिर आप प्लेस कीजिएगा। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे इन्होंने कहा
कि अगर कोई लिस्टेड एंटिटी है तो उनको जो है वो कैसे जो है वो शेयर क्या करना है, इशू करना है। इसके लिए कुछ कंडीशन दिया हुआ, बहुत शानदार है, बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे चीजें हैं, लेकिन कंडीशन वगैरह। लेकिन पहले जरा यहाँ तक आप लिख लीजिए, क्योंकि थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, नहीं तो एस्पेक्ट बहुत सारे हैं। पहले तो आप यहाँ क्लास तक कब तक चलेगी? कीजिए। क्या? क्लास कब तक चलेगी, क्योंकि 10 बजे टैक्स की क्लास है। नहीं, 9:30 खत्म कर देंगे। मतलब ये लिख लीजिए फिर। अब 2 मिनट आगे हो जाए तो डंडे मत फेंकिएगा। ये लिख लीजिए, फिर थोड़ा सा बोल के तब करेंगे। इससे पहले तो लिख लिया था। सर ये पहले वाले का पार्ट नहीं है ना, ये नया आपने स्टार्ट करा है, राइट? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मैं न्यू सबको, लेकिन मेरे लिए ये सब किसका पार्ट है? पब्लिक इशू का ही पार्ट है। आप लोगों के लिए चैप्टर बदल जाता है ये हाँ चैप्टर। सर, वही पूछो, नया चैप्टर हो गया ना ये हमारे लिए। नहीं, पब्लिक इशू मैनेजमेंट ही है, क्योंकि जब खत्म हो जाएगा तब ना टिक लगवाऊंगा कि क्या क्या हमने पढ़ लिया। तो आप ओके पब्लिक सर। इशू मैनेजमेंट के तहत ही इसको हेडिंग दीजिए और लिखते जाइए। क्लियर है? जी। अच्छा, कल आपकी क्लास कितने बजे से है? चलिए करते बात, पहले ये लिख लीजिए फिर करेंगे। हाँ, 8 से 8:30। पहले लिख लीजिए तब करेंगे। सर डन। वेट सर, सर 1 सेकंड पीछे कर दीजिए। ये तेजी से बताइए। डन। आइए नेक्स्ट पे।
सर डन। सर एक कीजिए फटाक से। डन। आइए नेक्स्ट पे। आइए नेक्स्ट पे। यस सर।
सर डन। एक मिनट, बताएं करके जल्दी। इसको करें। डन। अजी डन। यस सर। अब देखिए, यहां हमारा एस्पेक्ट आता है कि भाई समझ तो गए कि इशोक हमारा क्या है, कैसे हम जो है वो मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे रिटेन कर सकते हैं, लेकिन क्या कोई टर्म कंडीशन है जिसको फुलफिल करना पड़ेगा? किस चीज को? इशोक करने से पहले क्या कंपनी को कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा? किसी इंप्लॉय को कितना तक हम स्टॉक दे सकते हैं
और तब आएंगे हम एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम में कि इशू में और परचेज स्कीम में क्या अंतर है, दोनों एक जैसा है अलग अलग है, फिर एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, फिर आपका जो है वो पेंशन स्कीम, ऐसे करके हम लोग चीजों को करेंगे। लेकिन ये सब हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहाँ तक के चीजों को एकदम अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। फिलहाल आज की मेरी सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सर आप एक मिनट ये प्राइसिंग नॉर्म्स एंड प्रेफरेंशियल इशू के बाद वाली स्लाइड लगा दें।